हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज का टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, या हिंदी वाले एस्पिरेंट के लिए अगर हम बात करें तो मौद्रिक नीति क्या होती है। तो एज द वेरी नेम सजेस्ट कि मॉनेटरी, तो मॉनेटरी से हमें क्या पता चलता है कि समथिंग रिलेटेड विद मनी और समथिंग कनेक्टेड विद मनी। कोई ऐसी चीज जो मनी से रिलेटेड है, मुद्रा से रिलेटेड है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब कोई ऐसी पॉलिसी जो मनी से रिलेटेड है या मुद्रा से रिलेटेड है। ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसी इज द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक गवर्नमेंट पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक, गवर्नमेंट की जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका पार्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। पूरे इकोनॉमी के बिहेवियर को जो डील करती है वो होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में पता है कि किसी स्मॉल यूनिट, पर्टिकुलर फॉर्म, पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, जब हम एक इंडस्ट्री एक फॉर्म की बात करते हैं यानी कि छोटे लेवल की जब हम बात करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे देश के वेरिएबल्स को स्टडी किया जाता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, इन्फ्लेशन कितना है। ये बात करता है एग्रीगेट्स की, यानी कि जितने भी फॉर्म्स हैं, जितने भी इंडस्ट्री हैं, टोटल प्रोडक्शन की बात करता है, उनके द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया आउटपुट है उसकी बात करता है, राइट। तो मॉनेटरी पॉलिसी उसी मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी का एक पार्ट है, राइट। तो मॉनेटरी पॉलिसी का गोल क्या है, या मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी इज कंसर्न विद द चेंजिंग of the supply of money stock and rate of interest for the purpose of stabilizing the economy at full employment level। मॉनेटरी पॉलिसी किससे कंसर्न है? मॉनेटरी पॉलिसी का मेन काम क्या है कि मनी सप्लाई का जो स्टॉक है उसको कंट्रोल करना है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल करना है। किस लिए? हमें इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, ये काम होता है, ये मेन गोल है मॉनेटरी पॉलिसी का। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन है, इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन के टाइम पर क्या होता है? मनी सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? डिमांड बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाता है। और सप्लाई क्या है? सप्लाई तो उतनी की उतनी ही है, तो इससे क्या होता है? प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी मनी सप्लाई, यानी कि लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया इकोनॉमी में, उस सिचुएशन में क्या होता है? बहुत ज्यादा वो डिमांड करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया इकोनॉमी में, प्याज की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, प्याज की सप्लाई तो उतनी ही रहेगी ना, सप्लाई तो नहीं इंक्रीज होने वाली है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? प्राइसेस बढ़ जाएंगे, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जिससे क्या होगा? इन्फ्लेशन हो जाएगा या महंगाई हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर रिसेशन है इकोनॉमी में, रिसेशन है इकोनॉमी में, तो इस सिचुएशन में क्या होता है? मनी सप्लाई कम होती है, मनी सप्लाई कम होती है, डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई एज इट इज है, तो इस सिचुएशन में क्या है? प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो रिसेशन यानी कि मनी सप्लाई कम है, लोगों के पास पैसा कम है। जब लोगों के पास पैसा ही कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी, यानी कि इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड जब कम हो जाएगी, लोग अपना सामान लिए बैठे हैं, डिमांड ही नहीं हो रही है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? लोग प्राइसेस और कम करने लगेंगे कि शायद ही उनका सामान बिक जाए, राइट। तो इस सिचुएशन में प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी का क्या काम है? मॉनेटरी पॉलिसी का काम है कि प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना है, प्राइस को मेंटेन करके रखना है, प्राइस स्टेबिलिटी होना चाहिए इकोनॉमी में, ना बहुत ज्यादा प्राइसेस होने चाहिए ना बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। ये काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। तो मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट कौन करता है, कौन फ्रेम करता है, कौन बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी को? तो इट इज द सेंट्रल बैंक, इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री विच formulates and implements the monetary policy in the country। किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करता है, बनाता है, फिर उसको इंप्लीमेंट करता है या लागू करता है। तो अगर हम अपने कंट्री इंडिया की बात करें तो हमारे कंट्री में सेंट्रल बैंक क्या है? हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है, फिर उसको इंप्लीमेंट करता है। किस लिए? इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि लेंडिंग रेट्स, जिस रेट्स पर
लोन दिए जाते हैं, लोन एडवांस किए जाते हैं ना, कमर्शियल बैंक जिस रेट पर लोन देते हैं पब्लिक को, जनता को, उस रेट को कंट्रोल करना है, जिससे कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी ना हो जाए, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा मनी सप्लाई ना हो जाए, इन्फ्लेशन ना हो जाए। तो ये काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। तो हम बात करेंगे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स के, कि मेन ऑब्जेक्टिव पॉलिसी के। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी? ऑब्जेक्टिव्स क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के, जिसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम किया जाता है? तो here we will discuss 4 objectives of monetary policy. Number 1 is to ensure economic stability. मॉनेटरी पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन होगी? अगर हमारे प्राइसेस स्टेबल होंगे इकोनॉमी में, तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन और रिसेशन। प्राइस को स्टेबल रखना इकोनॉमी में, प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा लो भी नहीं होने चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन भी नहीं होना चाहिए और इकोनॉमी में रिसेशन भी, स्लो डाउन भी नहीं होना चाहिए। तो इन्फ्लेशन जो डिजायरेबल है वो है 2% से लेकर के 6%, यानी महंगाई की रेट कितनी होनी चाहिए? 2% से लेकर 6% के बीच में होनी चाहिए, इतना डिजायरेबल है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इतना डिजायरेबल है। इससे ज्यादा इन्फ्लेशन होने लगता है या डबल डिजिट इन्फ्लेशन होने लगता है तो वो हार्मफुल होता है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होता है तो हमारे पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। एक 100 रुपए का नोट लेकर के हम मार्केट में जाते हैं, कुछ चीजें खरीदते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा महंगाई हो जाती है तो उस 100 रुपए के नोट में से अब उतनी चीजें नहीं आएंगी जितना हम पहले परचेज कर सकते थे, राइट? तो इसीलिए 2 to 6% के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए, उससे ज्यादा या डबल डिजिट इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। तो ये प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना है, ये काम है मॉनेटरी पॉलिसी का, ये ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का। तीसरा है टू प्रमोट एंड इनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ। कंट्री में, इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ को इंकरेज करना है, हमें अपना जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ाना है, ठीक है? तो तीसरा ऑब्जेक्टिव ये हो जाता है। फिर है टू मेंटेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। एक्सचेंज रेट हमें पता है कि जिस रेट पर हम एक करेंसी को दूसरे करेंसी से बदलते हैं उसे हम कहते हैं एक्सचेंज रेट, यानी कि 1 रुपए में 1 रुपए को दे करके हम कितना डॉलर ले सकते हैं, वो है एक्सचेंज रेट। तो उस एक्सचेंज रेट को मेंटेन करके रखना है। अगर हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, हमारे रुपये की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, तो हमें काफी सारा पैसा देना पड़ेगा $1 को पाने के लिए। जैसे कि अभी 84 या 85 रेट चल रहा है, अगर बहुत ज्यादा हो गई 95, अभी भी जो रेट चल रहा है बहुत ज्यादा है, तो उस चीज को, एक्सचेंज रेट को मेंटेन करके रखना है, जिससे कि हमारी रुपये की वैल्यू बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट ना हो जाए, हमारे रुपये की वैल्यू बहुत ज्यादा कम ना हो जाए। तो एक्सचेंज रेट को भी मेंटेन करके रखना है। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, ठीक है? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की अब हम बात करते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कब बनाई गई? तो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर सेक्शन 45GB ऑफ द आरबीआई एक्ट, इसके बारे में बात किया गया है कि आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करेगी और जिसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने की कोशिश करेगी। तो इसके कितने मेंबर्स हैं? 6 मेंबर्स हैं टोटल, 6 मेंबर्स हैं, यानी कि 6 सदस्य हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के 6 मेंबर्स हैं या 6 सदस्य हैं, जिसमें से 3 होते हैं आरबीआई से, इंक्लूडिंग गवर्नर। 3 मेंबर्स आरबीआई से होते हैं, 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं, जिसमें गवर्नर इंक्लूड होता है। एंड 3 आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल बैंक। जो 3 और मेंबर हैं वो सेंट्रल बैंक यानी केंद्र सरकार के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। देन इसका हेड कौन होता है? इसका हेड होता है गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है? गवर्नर ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का हेड होता है। और वोटिंग डिसीजन की अगर हम बात करें तो वोटिंग डिसीजंस आर टेकन बाय मेजॉरिटी वोट, यानी कि अगर किसी पॉलिसी पे, किसी चीज पर डिस्कशन हो रहा है तो 6 में से अगर 4 मेंबर ने उस पर वोट किया है तो वो मेजॉरिटी हो गई और उस पर उस डिसीजन को लिया जाएगा, राइट? तो वोटिंग डिसीजन मेजॉरिटी वोट से लिया जाता है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स या इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई को या क्रेडिट को कंट्रोल करता है। कुछ टूल्स यूज करता है जिसके थ्रू इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है या क्रेडिट क्रिएशन जो है कमर्शियल बैंक का उसको कंट्रोल करता है। तो वो टूल्स क्या है? देयर आर 2 टूल्स थ्रू विच आरबीआई कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो वो टूल्स हैं क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव जिसे हम जनरल टूल्स भी कहते हैं, जनरल मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, और क्वालिटेटिव को सिलेक्टिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल भी बोलते हैं, सिलेक्टिव।
तो जब भी टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करने की बात आती है तो हम यूज करते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स और जनरल मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। और जब भी किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्रेडिट को, पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करना होता है तो यूज किया जाता है क्वालिटेटिव और सिलेक्टिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो है क्वांटिटेटिव, और अगर हिंदी में बात करें तो इसी मेथड को हम कहते हैं गुणात्मक मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहीं से ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो क्वालिटेटिव टूल से इतने क्वेश्चन आते नहीं, तो ये कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्वांटिटेटिव यानी कि जनरल मेथड के जो टूल्स हैं वो क्या हैं, तो वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, पॉलिसी रेट जिसमें हम बात करेंगे सीआरआर और एसएलआर की, और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी लैफ जिसमें आता है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं क्रेडिट कंट्रोल के, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर सिर्फ हम ब्रीफ में इसे एक्सप्लेन करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, यहाँ पर क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता है या बेचता है। जैसी सिचुएशन होती है, अगर इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हमें पता है ट्रेजरी बिल्स क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, तो आरबीआई क्या करेगा, ट्रेजरी बिल को बेचेगा, सेल करेगा। उससे क्या होगा, पब्लिक के पास जो पैसा है, जो एक्सेस मनी लिक्विडिटी है, वो अब्सॉर्ब हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब आरबीआई सिक्योरिटीज को बेचेगा तो लोग परचेस करेंगे, तो पब्लिक का पैसा आरबीआई के पास आएगा। तो इन्फ्लेशन के टाइम में आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा, बेचेगा। वहीं पे अगर रिसेशन यानी स्लो डाउन है इकोनॉमी में, इकोनॉमी में सिचुएशन में क्या करेगा, आरबीआई सिक्योरिटीज को परचेज करेगा। जब लोगों से परचेज करेगा सिक्योरिटीज, तो आरबीआई को उन्हें पैसा देना पड़ेगा, तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करता है आरबीआई, ठीक है। बैंक रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, विदाउट एनी कोलेटरल। यानी कि कमर्शियल बैंक को अगर पैसों की रिक्वायरमेंट है तो वो बैंक रेट पर आरबीआई से बोरो कर सकते हैं, विदाउट एनी कोलेटरल, यानी कोई सिक्योरिटीज गिरवी रखवाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो बैंक रेट ज्यादा होते हैं, इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आरबीआई लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक को विदाउट एनी सिक्योरिटीज, कोई भी गवर्नमेंट कोलेटरल या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं रखवा रहा है, गिरवी नहीं रखवा रहा है, विदाउट कोलेटरल जो है आरबीआई लोन देता है। वैसे बैंक रेट अब यूज नहीं होता है, जो यूज होता है वो रेपो रेट है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिसी रेट्स की, यानी कि सीआरआर एंड एसएलआर। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो। तो ये सारे ही बैंक के लिए ये गाइडलाइन है आरबीआई की, ये मैंडेटरी है कि अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज वो आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास कैश के फॉर्म में रिजर्व रखते हैं। इससे आरबीआई जो है इकोनॉमी में एक्सेस लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। यानी कि जब भी इन्फ्लेशन होगा तो आरबीआई सीआरआर के रेट बढ़ा देगा, ज्यादा परसेंटेज जो है, ज्यादा प्रोपोर्शन जो है कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश। इससे क्या होगा, उनकी जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ज्यादा रिजर्व अगर आरबीआई के पास होगा तो इट मींस कि अब उनके पास इतना ज्यादा फंड नहीं है कि वो लोन एडवांस कर सके। तो लोन तो देंगे वो पब्लिक को, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। वहीं पे अगर रिसेशन है, यानी कि स्लो डाउन इकोनॉमी, लोगों के पास पैसा कम है, तो ये रेट कम कर दिया जाएगा, आरबीआई इस रेट को कम कर देगा। यानी कि अब अपने डिपॉजिट का कम प्रोपोर्शन कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखवाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, उनके पास फंड ज्यादा अवेलेबल होंगे लोन देने के लिए, और लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो लोन एडवांस कर पाएंगे। तो इस तरीके से सीआरआर काम करता है। डिटेल वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं। बात करते हैं एसएलआर की, यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो प्रोपोर्शन है डिपॉजिट का जो कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कैश के फॉर्म में हो, कैश के फॉर्म में भी रख सकता है, गोल्ड के फॉर्म में भी रख सकता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में भी रख सकता है। तो करंट रेट इसकी क्या है, 18% है, ठीक है। तो ये भी एक टूल है जिससे जो है कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को आरबीआई कंट्रोल करता है, राइट। अगर ज्यादा इसका प्रोपोर्शन बढ़ा देगा तो उनके पास कम अमाउंट में मनी होगा, जिससे कि वो लोग लोन एडवांस कर सकते हैं, कमर्शियल बैंक लोगों को लोन एडवांस कर सकते हैं, ठीक है। तो सीआरआर का जो अभी करंट रेट है वो 3% है, एसएलआर जो है वो 18% है। अब बात करते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की, यानी कि लैफ। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर दो रेट्स आते हैं, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट वो रेट है जिस पर जो है कमर्शियल बैंक जो है वो
आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं, ठीक है। कमर्शियल बैंक आरबीआई के लिए से शॉर्ट टर्म पे लोन लेते हैं। ये रेट, करंट रेट अभी क्या है, 5.2%। तो इस रेट पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले सकते हैं। तो इसके थ्रू भी आरबीआई जो है इकोनॉमी में एक्सेस लिक्विडिटी को, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। मनी सप्लाई ज्यादा है तो जाहिर सी बात है रेट्स बढ़ा दिए जाएंगे। अगर ज्यादा रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है, इट मींस कि अगर 5.2% अभी रेट है, रेपो रेट, जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है, ठीक है, 5.2%। अब कमर्शियल बैंक्स पब्लिक को लोन दे रहे हैं किस रेट पर, मान लेते हैं 7% करके दे रहे हैं, ठीक है। अगर वहीं पर ये रेट बढ़ाकर 5.2% से 5.75% या 6% कर दिया जाए, तो जब कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देंगे तो हो सकता है 8% पे दें या 9% पे दें। तो इससे लोग क्या होगा, लोग डिस्करेज होंगे, क्योंकि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर तो कोई भी लोन नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो ये करता है आरबीआई इन्फ्लेशन, रिसेशन के टाइम में हो सकता है आरबीआई इस रेट को कम कर दे, 5.2% की जगह 5% कर दे। तो अब जब कमर्शियल बैंक लोन एडवांस करेंगे जनरल पब्लिक को, तो हो सकता है 6% पे करें या 6.50% पे करें। तो ये रेट्स हैं जिसके थ्रू जो है आरबीआई इन्फ्लेशन या रिसेशन में काम करता है। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। तो रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिससे आरबीआई कमर्शियल बैंक से बोरो करता है। बोरो करने का मतलब यहाँ पर क्या है, जो एक्सेस फंड होता है कमर्शियल बैंक के पास, उसको आरबीआई चाहता है कि वो उनकी एक्सेस फंड को वो अब्सॉर्ब कर सके, तो इसलिए आरबीआई उनसे बोरो करता है। तो वो रेट जो होता है, वो अभी जो रेट है वो है 3.35%। तो रिवर्स रेपो रेट का करंट रेट जो है 3.35% है। तो इन्फ्लेशन के टाइम में आरबीआई क्या करेगा, इस रेट को बढ़ा देगा। इन्फ्लेशन के टाइम में आरबीआई रेट को बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक जो आम पब्लिक को या इन्वेस्टर को लोन देते हैं, तो वो उस रेट पर आरबीआई को लोन देना चाहेंगे, क्योंकि आरबीआई ने रेट्स बढ़ा दिए हैं। तो दे विल फील इनकरेज्ड टू लेंड मनी टू आरबीआई, क्योंकि ज्यादा आरबीआई क्या है, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है कमर्शियल बैंक को, तो जनरल पब्लिक को देने के बजाय वो आरबीआई को देंगे। इससे इकोनॉमी में क्या होगा, एक्सेस मनी नहीं आएगी, लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो जाएगी। वहीं पर रिसेशन के टाइम में आरबीआई क्या करेगा, इस रेट को क्या करेगा, कम कर देगा। तो जब आरबीआई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिससे वो जिस रेट पर वो कमर्शियल बैंक से बोरो कर रहा है, वो कम हो जाएगा, तो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को देने के बजाय जनरल पब्लिक को या इन्वेस्टर को लोन देंगे, क्योंकि इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो आरबीआई को लोन देना नहीं चाहेंगे। तो जब वो जनरल पब्लिक को लोन देंगे, क्रेडिट देंगे, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बूस्ट होगी और लिक्विडिटी इकोनॉमी में बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो रिसेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरीके से आरबीआई जो है इन रेट्स को यूज करके इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। तो ये सारे टूल्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं, जिसके थ्रू आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है या कमर्शियल बैंक के क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।